Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC civil services examination and state PCS examination. Today we will discuss mainly six issues. The first issue is related to EPFO pensioners and uh, what are new provisions for pensioners. The second issue is related to mission motion, and third issue is related to various rights of LGBTQI communities and various problems faced by these communities. And fourth issue is post-glacial ecosystem could help to slow down climate change, say decade-long study. And fifth issue is related to diabetes. And sixth issue is related to ozone pollution and reduced tropical forest growth. So let's discuss all the issues. What are the issues faced by EPFO pensioners? Nearly 78 lakh Provident Fund pensioners across the country under the Employees Pension Scheme under EPFO will receive their pension through any bank, any branch from January 1, 2025. EPFO के अंडर जितना भी पेंशनर्स को पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन मिलती है, अबाउट 78 लाख प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स हैं इस स्कीम के अंडर। उनके लिए 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर एक प्रोविज़न किया जा रहा है। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रांच से ये अपनी पेंशन रिसीव कर सकते हैं। The Union Labour Ministry cleared the proposal for a centralized pension system payment system as part of the EPFO's ongoing IT modernization project and centralized IT enabled system. ये प्रोपोजल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से इसका जो प्रोपोजल था इसको क्लियर कर दिया गया है और ये EPFO का IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है उसका पार्ट है। इट मीन्स सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम का जो प्रोपोजल है वो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर कर दिया गया है और ये EPFO का IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव है। व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस न्यू अरेंजमेंट? अभी जो न्यू अरेंजमेंट किया गया है ये क्यों किया गया है? At present, if a pensioner decide to migrate, they have to seek the transfer of pension payment order from one office to another. प्रेजेंट में पेंशनर अगर माइग्रेट करने का डिसाइड करता है तो उसको PPO वन ऑफिस से अनदर ऑफिस सीख करना होता है। PPO मीन्स पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर यहाँ पर करना होता है। दिस लीड टू डिले इन ट्रांसफर्स एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट। इसकी वजह से पेंशनर का ट्रांसफ़र डिले होता है और सब्सिक्वेंट पेमेंट भी डिले होते हैं। पेंशनर्स कैन ड्रॉ देयर मंथली पेंशन ओनली थ्रू 3 और 4 बैंक एमपैनल्ड विद द EPFO एट एवरी जोन और रीजन। एवरी जोन और रीजन में EPFO के द्वारा एमपैनल्ड किए गए कुछ बैंक होते हैं। पेंशनर अब 3 और 4 बैंक से अपना मंथली पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। The new facility has been made possible in the wake of the implementation of the CPPS. अभी जो ये CPPS सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो इनिशिएटिव लिया गया है ये न्यू फैसिलिटी इसी के साथ मेक की गई है। इन द नेक्स्ट फेज CPPS विल इनेबल अ स्मूथ ट्रांजेक्शन टू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट फेज में CPPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू स्मूथ ट्रांजेक्शन करने के लिए ट्राई करेगा। द पेंशनर्स विल नो लॉन्गर नीड टू विजिट द ब्रांच फॉर एनी वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन एंड द पेंशन शैल बी इमीडिएटली क्रेडिटेड अपॉन रिलीज। पेंशनर्स को किसी भी बैंक ब्रांच में वेरिफिकेशन के लिए विजिट करने की जरूरत नहीं होगी और CPPS के अंडर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेंशनर्स की यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। What is the difference between OPS, NPS and UPS? OPS means old payment system, pension system, NPS new pension system and UPS means unified payment pension system। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है जो गवर्नमेंट ने अभी
लॉन्च किया है यूपीएस। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Currently, government employees who joined services prior to January 1, 2004 are covered in old pension scheme OPS that was replaced by NPS for employees who joined in or after 2004. Currently, जिन एम्प्लॉयज़ ने 1 जनवरी 2004 से पहले सर्विस ज्वाइन की है उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई होता है। 2004 के बाद सर्विसेज ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट के लिए न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर अप्लाई होती है। प्रोविजंस इन ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। द ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफर्ड एम्प्लॉयज इन एश्योर्ड पेंशन एट 50% ऑफ लास्ट ड्रोन सैलरी विद डियरनेस अलाउंस हाइक एंड एश्योर्ड फैमिली पेंशन ऑफ 60% of the last drawn pension and a minimum pension of ₹9,000 plus dearness allowance। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए थे, एश्योर्ड प्रोविजन किए गए थे। लास्ट ड्रोन सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर यहाँ पर सैलरी ड्रॉ की जाती थी। और फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एश्योर्ड फैमिली पेंशन थी 60% एंड मिनिमम पेंशन 9,000 पर मंथ यहाँ पर प्रोविजन की गई थी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयज वुड कम्यूट 40% ऑफ द पेंशन एंड रिसीव इट एज अ लमसम। रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयज 40% पेंशन का वन टाइम विड्रॉ कर सकते थे। फॉर पेंशनर्स ऑफ फैमिली पेंशनर्स क्रॉसिंग 80 ईयर्स ऑफ एज an additional 20% pension is given, with that number rising to 30% at 85 years, 40% at 90 years and 50% at 95 years। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इंडिया के अंदर जितने भी हैं, अगर उनका एज 80 ईयर्स अबव हो जाता है तो उनके लिए ये पेंशन इंक्रीज होती रहती है। 80 ईयर से 85 ईयर के बीच अगर एज होती है तो पेंशन में 25 इंक्रीज होगा। इट मीन्स एडिशनल 20% यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। 85 से 90 के बीच में अगर एज रहती है तो उसको 30% एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। 90 से 95 ईयर अगर होती है तो उसके लिए 40% एडिशनल पेंशन दी जाती है एंड 95 ईयर पर उसको 50% एडिशनल पेंशन का प्रोविजन किया गया है। ये सारे प्रोविजन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर हैं। प्रोविजंस इन न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। द न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिड अवे विद द डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम ऑफ द ओपीएस एंड स्विच टू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का, और ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने भी डिफाइंड बेनिफिट थे उनको यहाँ पर डेड अवे कर दिया और यहाँ पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन रिजाइम सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर दिया। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन रिजाइम का मतलब है कि यहाँ पर हर एम्प्लॉयज को कुछ कंट्रीब्यूट अपने मंथली सैलरी से करना होगा सो दैट उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जा सके। 10% of employees' salaries were remitted to a pension account with a matching contribution from the employer के पेंशन अकाउंट में एम्प्लॉय की सैलरी का 10% यहाँ पर रेमिटेड कर दिया जाता है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेंटर हैज रेज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस टू 14% इन 2019, but there was no element of certainty offered on NPS members' pension income like the OPS did। सेंटर ने इस कंट्रीब्यूशन को 14% तक रेज कर दिया था 2019 में, बट ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर जिस तरह से यहाँ पर पेंशन इनकम्स की सर्टेनिटी दी गई थी वो यहाँ पर इन्हें सर्टेनिटी नहीं दी गई थी। प्रोविजन इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम कंबाइन द डिफाइंड बेनिफिट मॉडल ऑफ ओपीएस थ्रू इट्स प्रोमिस्ड पेंशन लेवल and other sources with a defined contribution NPS mechanism। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर ओपीएस और एनपीएस दोनों के बेनिफिट मॉडल को कंबाइन करके यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। ओपीएस का यहाँ पर प्रोमिस्ड पेंशन लेवल जो था उसको यहाँ पर साथ में रखा गया है एंड एनपीएस का जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोविजन था इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर यूपीएस के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं।
While employees' contributions will be limited to 10% of salary as is case with NPS, the government will contribute a higher 18.5% of salary to the pooled pension account. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज़ को 10% सैलरी का अपना कंट्रीब्यूट करना होगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें 18.5% ऑफ द सैलरी का कंट्रीब्यूट करेगी. इट इज़ नॉट क्लियर दैट this point if the UPS will factor in future pay commissions recommendations of offer high pension for those over 80 years of age as the OPS did. यूपीएस के अंडर ये प्रोविजन या क्लैरिटी नहीं की गई है कि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर 80 इयर्स और अबव एज वाले पर्सनस के लिए एडिशनल पेंशन का प्रोविजन किया गया था, क्या इसके अंडर भी ये किया जाएगा. दूसरा क्लैरिटी ये नहीं है कि फ्यूचर पे कमीशंस रिकमेंडेशन जो भी आएंगे क्या उसके साथ साथ यहाँ पर पेंशन को इंक्रीज किया जाएगा. What rights are queer couple fighting for? A recent finance ministry advisory took a first step at easing some of the difficulties of daily life of queer couples who cannot legally marry. रिसेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवाइजर ने एक स्टेप लिया है स्पेशली क्वीर कपल्स के लिए जो लीगली मैरी नहीं कर सकते. उनके डे टू डे लाइफ की डिफ़िकल्टीज को ईज करने के लिए ये यहाँ पर स्टेप लिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया circular made it clear to all commercial banks that people from LGBTQIA plus community and those in queer relationship cannot be prevented from opening joint bank account and nominating their queer partners as their beneficiaries. अब ये यहाँ पर स्टेप क्या लिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवाइजरी के द्वारा. स्टेप ये लिया गया है कि पहले LGBTQIA प्लस कम्युनिटी मेंबर को बैंक अकाउंट ओपन करने का राइट नहीं था, बट यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्कुलर के अंडर ये क्लियर कर दिया गया है. ऑल कॉमर्शियल बैंक को अब LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के पीपल के लिए यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना होगा. एवरी जून प्राइड मंथ इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली to honor the contributions of LGBTQIA plus community members and to promote love, diversity and acceptance. ईयर के जून मंथ में प्राइड मंथ के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ग्लोबली LGBTQ कम्युनिटी को एक तरीके से लव प्रमोट करने के लिए, डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए, एक्सेप्टेंस प्रमोट करने के लिए इन्हें ऑनर दिया जाता है. What are the problems queer people face when their unions are unrecognized? इनके यूनियंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. इस वजह से क्वीर पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. दे कैन नॉट ऑब्टेन अ राशन कार्ड एज ए फैमिली, बी नॉमिनेटेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स और इंश्योरेंस बेनिफिट एज अ डिपेंडेंट स्पाउस और रिसीव टैक्स बेनिफिट फॉर पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्पाउस. एज ए फैमिली क्वीर पीपल को राशन कार्ड ऑब्टेन करने का राइट नहीं है, प्रोविडेंट फंड्स बेनिफिट इन्हें नहीं दिए जाते हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट का कोई प्रोविज़न नहीं है इनके लिए और पेमेंट में टैक्स बेनिफिट का कोई प्रोविज़न नहीं है. द लॉ ऑफ सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एलिमोनी एंड मेंटेनेंस डू नॉट टेक क्वीर कपल इनटू अकाउंट. लॉ ऑफ सक्सेशन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इनहेरिटेंस इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये सारे लॉ इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं. दियर कम्युनिकेशंस आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एविडेंटरी प्रिविलेजेस रिजर्व्ड फॉर मैरिड कपल्स, मीनिंग दे कुड बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर इन कोर्ट. मैरिड कपल्स के लिए जो एविडेंटरी प्रिविलेजेस प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, LGBTQIA कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए इस तरह के कम्युनिकेशंस यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किए गए हैं और कोर्ट के अंदर इन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस के लिए कंपेल किया जाता है. दे कैन नॉट डोनेट ऑर्गन्स टू ईच अदर, दे कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड टुगेदर. इस कम्युनिटी के लोग ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते और इस कम्युनिटी के लोग चाइल्ड एडॉप्ट नहीं कर सकते.
केयर गिविंग राइट्स आर एट द हार्ट ऑफ डिमांड फॉर लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज, बिकॉज ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज चाहते हैं, और इनकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि केयर गिविंग राइट्स होना चाहिए। प्राइड एंड प्रिजुडाइज, इस वर्ल्ड मैप में हम देख सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर क्या है एलजीबीटी कम्युनिटीज़ का राइट। द मैप शो द लीगल स्टेटस ऑफ सेम सेक्स एक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एज ऑफ 2024। 2024 में पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम सेक्स एक्ट्स का ये स्टेटस है। लीगल सेम सेक्स एक्ट जितना भी ब्लू कलर कंट्रीज हैं वहाँ पर लीगल है, और इंडिया के अंदर भी सेम सेक्स एक्ट लीगल है, बट मैरिज लीगल नहीं है। और कुछ सैफ्रॉन कलर में है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर इलीगल है और प्रिजन और अदर पेनल्टी का प्रोविज़न है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मेल मेल इलीगल है, फीमेल लीगल है, जैसे कि कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं यहाँ पर येलो कलर में। मैप टू डिपिक्ट द स्टेटस ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एज ऑफ 2024। सेम सेक्स मैरिज कितने कंट्रीज के अंदर है? ब्लू कलर्ड कंट्रीज के अंदर लीगल है, स्पेशली इसमें कनाडा, यूएसए एंड ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर बैन है। रेड कलर्ड जितना भी कंट्रीज इस मैप के अंदर शो रहा है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज बैन है। एंड वेरीज बाय रीजन, इंडिया के अंदर अनरजिस्टर्ड कोहेबिटेशन है। वेरिंग राइट्स एंड स्टेटस ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर LGBTQIA कम्युनिटीज़ को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं और क्या इनका स्टेटस है। नंबर 1, क्रिमिनलाइजेशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स एक्ट्स। 37 countries have fully legalized same-sex marriage. 59 countries still penalize any expression of queerness, with severe punishment in some region. सेम सेक्स मैरिज को अभी तक लगभग 37 कंट्रीज ने फुली लीगलाइज कर रखा है, और अबाउट 59 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसको पेनलाइज कर रखा है। नंबर 2, राइट्स टू मैरिज। सेम सेक्स मैरिज इज लीगल इन 37 कंट्रीज एंड बैंड इन 79 कंट्रीज। सेम सेक्स मैरिज 37 कंट्रीज में लीगल है, वहाँ पर सेम सेक्स कम्युनिटी का पर्सन वहाँ पर मैरिज कर सकते हैं, बट 79 कंट्रीज के अंदर बैन है। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन फॉर क्यूर एम्प्लॉयज़ आर इनकंसिस्टेंट। लीगल प्रोटेक्शन क्यूर एम्प्लॉयज़ को कुछ कंट्रीज में मिले हुए हैं, कुछ कंट्रीज में नहीं मिले। 27 countries offer legal aid based on sexual orientation. 90 countries lack any legal protection for queer employees. क्वीर एम्प्लॉयज़ के लिए 27 कंट्रीज ऐसी हैं जो लीगल एड प्रोवाइड कराती हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर, बट 90 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इनके लिए कोई भी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराया गया है। इंडिया एंड 3 अदर कंट्रीज प्रोवाइड लीगल एड बेस्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इंडिया के अंदर जेंडर आइडेंटिटी के बेस पर, जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स इंक्लूड हैं, इनके लिए यहाँ पर लीगल एड बेस्ड प्रोविजंस किए गए हैं। एडॉप्शन राइट, इन 39 कंट्रीज सेम सेक्स पेरेंट्स कैन एडॉप्ट चिल्ड्रन व्हाइल 45 कंट्रीज बैन दिस प्रैक्टिस। पूरे वर्ल्ड के अंदर 39 कंट्रीज ऐसे हैं जो सेम सेक्स पेरेंट को चिल्ड्रन एडॉप्ट करने की परमिशन देते हैं, बट 45 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रैक्टिस को बैन किया हुआ है। In 100 countries, single parent can adopt under certain conditions similar to India's law. 100 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं लगभग जो सिंगल पेरेंट स्पेशली वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में चाइल्ड एडॉप्ट कर सकते हैं, और ये इंडिया के अंदर भी इस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। नंबर 5, सोशल एंड लीगल चैलेंजेस है। Despite legal advancement in some areas, LGBTQIA+ individuals globally continue to face significant social and legal challenges, including discrimination, harassment, exclusion, with varying level of legal aid and recognition depending on the country.
कंट्रीज के अंदर लीगल एडवांसमेंट इनके लिए होने के बाद भी LGBTQIA+ कम्युनिटी के पीपल को बहुत सारे सोशल एंड लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हरासमेंट होता है, एक्सक्लूजन इन्हें फेस करना पड़ता है। स्टेटस ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर LGBTQIA+ कम्युनिटी के पीपल का क्या स्टेटस है? नंबर वन, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2018 struck down section 377 of the Indian Penal Code decriminalizing homosexuality. Same-sex couples have the right to cohabitation but not to legal marriage or unions. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन करके होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सेम सेक्स कपल्स अब कोहैबिटेशन का राइट रखते हैं, बट सेम सेक्स कपल्स इंडिया में लीगल मैरिज नहीं कर सकते। Number two, discrimination and harassment. Queer individuals in India still face significant discrimination, harassment and exclusion. इंडिया के अंदर LGBTQIA+ कम्युनिटी के पीपल अभी भी डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है एंड एक्सक्लूजन जैसे सिचुएशंस उन्हें फेस करनी पड़ती है। नंबर थ्री, लीगल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स। ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स के लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं। द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक फैसिलिटी एंड रेसिडेंस। ट्रांसजेंडर पर्सन्स की प्रोटेक्शन के लिए 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंडर ट्रांसजेंडर पीपल को एम्प्लॉयमेंट में जो अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो अनफेयर ट्रीटमेंट किए जाते हैं, हेल्थ केयर, पब्लिक फैसिलिटीज या रेसिडेंट में जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है उसको प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लीगल recourse is available for discrimination based on gender identity but not sexual orientation. लीगल recourse जेंडर आइडेंटिटी के बेस पर कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए अवेलेबल है, बट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर किसी भी टाइप का लीगल रिकोर्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया गया है। नंबर फोर, एडॉप्शन राइट। सेम सेक्स कपल्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज को पेरेंट टू एन एडोप्टेड चाइल्ड। सेम सेक्स कपल्स इंडिया के अंदर चाइल्ड एडोप्ट करने का राइट नहीं रखते हैं। सिंगल prospective adoptive parents regardless of marital status are allowed to adopt under the Juvenile Justice Act 2015. Juvenile Justice Act 2015 के अकॉर्डिंग सिंगल प्रोस्पेक्टिव एडोप्टिव पेरेंट्स जो होते हैं वो मैरिटल स्टेटस के रिगार्डलेस उन्हें एडोप्शन का राइट दिया गया है। विल मिशन मौसम इम्प्रूव वेदर फोरकास्ट? Why in news? On September 11, the cabinet cleared a rupees 2000 crore program called Mission Mosam to upgrade infrastructure used to make atmospheric observations. September 11 को कैबिनेट ने एक प्रोग्राम ऑफ रुपीज़ 2000 करोड़ यहाँ पर उसको क्लियर किया है, और ये जो प्रोग्राम है ये मिशन मौसम है जो कि एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए स्टार्ट किया गया है। इट विल इन्वॉल्व अ मेजर अपग्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। मेनली तीन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, स्पेशली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर ये मौसम मिशन लॉन्च किया गया है। What are objectives of Mission Motion? The mission's focus is to improve atmospheric observations to enable better quality monsoon forecast, improve alert warning of deteriorating air quality, and warn of extreme weather events and cyclones.
मिशन मौसम एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस को इम्प्रूव करेगा, स्पेशली बेटर क्वालिटी मानसून फोरकास्ट ये कर सकता है। वार्निंग ऑफ डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी अलर्ट को इम्प्रूव कर सकता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड साइक्लोन से पहले वार्निंग दे सकता है। क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द मिशन इंक्लूड डिप्लॉइंग नेक्स्ट जनरेशन रडार्स एंड सैटेलाइट सिस्टम्स विद एडवांस्ड सेंसर्स एंड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर। मिशन मौसम के अंडर कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स के अंडर एडवांस सेंसर एंड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर के साथ यहाँ पर कुछ नेक्स्ट जनरेशन रडार एंड सैटेलाइट सिस्टम को डिप्लॉइंग किया जाएगा। डेवलपिंग इम्प्रूव्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स एंड GIS बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर रियल टाइम डाटा डिसेमिनेशन। रियल टाइम डाटा डिसेमिनेशन के लिए स्पेशली एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड रियल टाइम डाटा डिसेमिनेशन के लिए यहाँ पर इम्प्रूव्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स को डेवलप किया जाएगा और GI बेस्ड ऑटो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। द नोडल एजेंसी इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द मिशन इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। इन द फर्स्ट ट्रैंकी ऑफ द मिशन अंटिल 2026 द MOES होप्स टू प्रोक्योर एंड इंस्टॉल अप टू 60 वेदर रडार्स, 15 विंड प्रोफिलर्स एंड 15 रेडियो सोंडर्स। इस मिशन के फर्स्ट ट्रैंकी के अंडर जो कि 2026 तक के लिए है, यहाँ पर 60 वेदर रडार्स प्रोक्योर एंड इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है। 15 विंड प्रोफिलर्स को प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है एंड 15 रेडियो सोंड्स को यहाँ पर इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है। These instruments give regular updates on the changing parameter of wind speed, atmospheric pressure, humidity and temperature at various elevations of the atmosphere. ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे मीन्स राडार, विंड प्रोफिलर्स एंड रेडियो साउंड्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ये एटमॉस्फेयर के वेरियस एलिवेशन पर विंड स्पीड के चेंजिंग पैरामीटर को मेजर करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सभी को ये मेजर करने का वर्क करेगा। व्हाट इज नोवेल अबाउट दिस मिशन? इस मिशन के अंडर क्या नोवेल है? इट हैज आउटलाइंड अ रेडिकल प्लान फॉर वेदर मैनेजमेंट। वेदर मैनेजमेंट के लिए एक रेडिकल प्लान इसको कहा जा रहा है। दिस मीन्स एक्टिवली चेंजिंग द वेदर यूजिंग क्लाउड सीडिंग विच इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग क्लाउड विद अप्रोप्रिएट केमिकल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर वाटर कैरिंग कैपेसिटी। इसके अंडर क्लाउड्स पर स्प्रेइंग किया जा सकता है स्पेशल केमिकल्स का, सो दैट उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। प्लान्स आर ऑल्सो अफुट टू कंट्रोल लाइटिंग। रेनफॉल के टाइम पर जो लाइटिंग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। एज स्टैटिस्टिक्स रिवील्स, लाइटनिंग स्ट्राइक आर द नंबर वन कॉज ऑफ नेचर प्रोपेल्ड डेथ इन इंडिया and were responsible for 2,821 or 35% of the 8,060 incident during attributable to natural forces in 2022 according to the NCRB report. According to NCRB report 2022 में नेचुरल एक्सीडेंट जो टोटल नेचुरल एक्सीडेंट की वजह से टोटल डेथ हुआ था 8,060 डेथ हुआ था, जिसमें 2,821 डेथ लाइटनिंग की वजह से हुआ था। अबाउट 35% जो डेथ हुआ है ये लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुआ था। दिस इशू इज रिलेटेड विद डायबिटीज। वाई इन न्यूज? A recent study from India examining the effects of replacing sucrose to table sugar with an artificial sweetener, sucralose, in coffee and tea found no adverse impact on glucose or HbA1c level. एक रिसेंट स्टडी के अंदर एक एग्जामिनेशन में ये फाइंड आउट किया गया है कि सुक्रोज और टेबल शुगर को अगर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी सुक्रालोज के साथ रिप्लेसिंग किया जाता है कॉफ़ी में, टी में जो हम इसका यूज करते हैं सुक्रोज का, इसकी जगह अगर हम सुक्रालोज का यूज करते हैं तो इसका ग्लूकोज या फिर HbA1c लेवल पर हमारे बॉडी का अंदर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स कैन हेल्प इन कटिंग डाउन कैलोरीज शुगर इनटेक। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स इट मीन्स सुक्रालोज हमारे बॉडी के अंदर
शुगर इनटेक और कैलोरी को कटिंग डाउन कर सकता है। What is diabetes? Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas can no longer make insulin or the body cannot make good use of insulin it produces. डायबिटीज एक क्रोनिक डिसीज है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन या तो मेकिंग नहीं कर पाता है, और या फिर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है और हमारी बॉडी उसको गुड मैनर में यूज नहीं कर पा रही है। इंसुलिन एन इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन हमारे बॉडी का एक पैनक्रियाज से जनरेट होने वाला एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इफेक्टिवली लीड्स टू रेज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी स्पेशली इन ब्लड नोन एज हाइपरग्लाइकेमिया। हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो इस सिचुएशन को हाइपरग्लाइकेमिया बोला जाता है। ओवर द लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल कैन कॉज डैमेज टू बॉडी एंड फेल्योर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। लॉन्ग टाइम के बाद हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर कंटिन्यू हाई लेवल पर रहता है तो इसकी वजह से बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फेलियर हो सकते हैं। डायबिटीज इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, अटैक, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्स एम्पुटेशंस। डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, दिस इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल इन पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के पैनक्रियाज के बीटा सेल की इंसुलिन मेकिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दिस सिचुएशन आवर बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलेशन। इस सिचुएशन में हमारी बॉडी बहुत कम या बिल्कुल नहीं इंसुलेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी पर्सन को है तो उसको इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए डेली एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज बिकॉज इट यूजुअली डिagnosed इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोला जाता है बिकॉज ये चिल्ड्रन एंड यंग पीपल में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, थ्रस्ट, वेट लॉस, कॉन्स्टेंट हंगर, विजन लॉस, विजन चेंज एंड फैटिग। ये कुछ सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। Type 2 diabetes occur due to ineffective use of insulin that body produces. टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है बट इनफेक्टिव तरीके से उसको यूज नहीं इफेक्टिवली तरीके से उसको यूज हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। मोर देन 90% ऑफ पीपल टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज लार्जली ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। इस टाइप की जो डायबिटीज होती है वो दो रीजन से हो सकती है। बॉडी वेट अगर एक्सेस हो रहा है हमारा या फिजिकल इनएक्टिविटी, हम कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। सिम्टम्स में भी सिमिलर टू दोज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज बट आर ऑफन लेस माइल्ड। बात अगर सिम्टम्स की जाए तो सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज के सेम हो सकते हैं। Gestational diabetes (GDM). This is a type of diabetes that consists of high blood glucose during pregnancy and is associated with complications for both mother and child. गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है जिस टाइम पर उनका ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकती है। Gestational diabetes usually disappear after pregnancy, but women affected and their children are at increased risk of developing type 2 diabetes later in life. गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो प्रेगनेंसी के बाद डिसअपियर हो सकता है बट इन फ्यूचर बेबी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पोस्ट ग्लेशियर इकोसिस्टम्स कुड हेल्प टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज से डिकेड लॉन्ग स्टडी। What is issue? According to global study titled "The Development of Terrestrial Ecosystem Emerging After Glacial Retreat," the retreat of glaciers may be one of the most evident signs of climate change that could help mitigate climate change. Currently एक स्टडी की गई है
और ये जो स्टडी है ये ग्लोबली लेवल पर की गई स्टडी है, द डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इमर्जिंग आफ्टर ग्लेशियल रिट्रीट। ग्लेशियर रिट्रीट के बाद एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और ऐसा यहाँ पर इस स्टडी में ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये क्लाइमेट चेंज का सिंबल भी हो सकता है, जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स ग्लेशियर रिट्रीट होने के बाद उस प्लेस पर एक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर एक जनरेट होती है, जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकती है। Deglaciation may accelerate this climate change by reducing surface reflectivity and releasing stored carbon. Deglaciation जो की वजह से सरफेस रिफ्लेक्टिविटी रिड्यूस होती है एंड स्टोर्ड कार्बन रिलीज होने की वजह से कुछ क्लाइमेट चेंज यहाँ पर शो हो सकते हैं। Key points of the study. The study involved collecting more than 1200 soil samples from early 50 glaciers worldwide, spanning diverse climate from tropical to subpolar regions. ये जो स्टडी किया गया है, इस स्टडी के लिए अबाउट 1200 सॉइल सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट किए गए थे। नियरली 50 ग्लेशियर्स वर्ल्ड वाइड से यहाँ पर ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। और ट्रॉपिकल एंड सब पोलर रीजन्स से यहाँ पर ये जो कि डाइवर्स क्लाइमेट रखते हैं, वहाँ से भी कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। एनालाइजिंग सैंपल्स फ्रॉम द गंगोत्री एंड बारासिंगरी ग्लेशियर इन इंडियन हिमालय ऑल्सो इंक्लूडेड। इंडियन हिमालय के कुछ स्पेशल रीजन गंगोत्री एंड बारासिंगरी ग्लेशियर से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज किया गया था। दिस सैंपल्स वर एनालाइज टू अंडरस्टैंड soil evolution, biodiversity, species arrival sequence and ecosystem development। ये जो सैंपल लिए गए थे, इन सैंपल्स का इवोल्यूशन किया गया था, स्पेशली सॉइल एवोल्यूशन क्या रहा है उस प्लेस का, बायोडाइवर्सिटी क्या रहा है, स्पीसीज अराइवल सीक्वेंस क्या रहा है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट किस तरह से अलग अलग प्लेसेस पर हुआ। With proper management, these areas can develop rapidly, providing temporary habitat for species threatened by climate change। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्पीसीज थ्रेटन्ड हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू इन एरियाज को रैपिडली तरीके से डेवलप किया सकता है, टेम्परेरी हैबिटेट उन्हें प्रोवाइड कराया जा सकता है। इट मीन्स जिन एरियाज में ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो पॉजिटिवली शो हो रहे हैं, तो उस प्लेस पर कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज को टेम्परेरी हैबिटेट प्रोवाइड कराया जा सकता है। हाउ इकोसिस्टम डेवलप इन ग्लेशियर रिट्रीट एरियाज। ग्लेशियर रिट्रीट एरियाज में इकोसिस्टम किस तरह से डेवलप होता है। इमीडिएटली आफ्टर ग्लेशियर रिट्रीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड एल्गाई are the first to colonize the barren landscape, making mineral available for other species that within a decade. Hardy plants like lichen, mosses, and grasses begin to establish, answering the soil and paving the way for more complex plant life and large animal। ग्लेशियर रिट्रीट के जस्ट बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड एल्गाई वहाँ पर कॉलोनाइज हो जाते हैं और उस जगह पर एक मिनरल मेकिंग करते हैं जो अदर स्पीसीज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ डेकेड के अंदर वहाँ पर कुछ प्लांट्स सच एज लाइकेन, मॉसेज एंड ग्रास इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सॉइल बनना शुरू हो जाता है। सॉइल बनने के बाद यहाँ पर प्लांट लाइफ एंड लार्जर एनिमल के लिए एक बेटर प्लेस बन जाता है। डिग्लेशिएटेड टेरेन्स आर क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कुड सर्व एज रेफ्यूजीज फॉर कोल्ड एडेप्टेड स्पीसीज। डिग्लेशिएटेड टेरेन जो होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं और कोल्ड एडेप्टेड स्पीसीज के रेफ्यूजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। Promoting wild herbivores could further enhance life in these regions and help mitigate climate change impact। इस प्लेस में विल्ड हर्बीवोर्स अगर नंबर इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से इनकी लाइफ एनहांस हो सकती है और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को यहाँ पर मिटिगेट किया जा सकता है। दीज इकोसिस्टम्स रेगुलेट वाटर अवेलेबिलिटी इम्पैक्टिंग रिवर्स दैट सपोर्ट मिलियंस ऑफ पीपल विद ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर। इस तरह के इकोसिस्टम वाटर अवेलेबिलिटी को रेगुलेट कर सकते हैं, रिवर्स
जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को ड्रिंकिंग वाटर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। पीपल की प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर के लिए वाटर प्रोवाइड इस तरह के प्लेसेस करा सकते हैं। एडिशनली द बायोडाइवर्सिटी इन these areas offer potential for medicinal and agriculture discoveries while promoting eco tourism to boost local economies। इस तरह के एरियाज में बायोडाइवर्सिटी बहुत कुछ पोटेंशियल रखती है, स्पेशली मेडिसिनल एंड एग्रीकल्चर डिस्कवरीज यहाँ पर की जा सकती हैं। प्रोटेक्टिंग एंड स्टडिंग दिस इकोसिस्टम्स कैन लीड टू वैल्यूएबल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। इस तरह के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने से वैल्यूएबल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लांट्स विद पोटेंशियल फॉर मेडिसिन एंड फार्मिंग। फार्मिंग के लिए, मेडिसिन के लिए पोटेंशियल प्लांट्स यहाँ पर डिस्कवर किए जा सकते हैं। स्टडी फाइंड्स ओजोन पोल्यूशन रिड्यूस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रोथ। एक स्टडी की गई है, उस स्टडी के अंदर ये फाइंड आउट किया गया है कि ओजोन पोल्यूशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ग्रोथ को रिड्यूस करता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट की ग्रोथ को ओजोन पोल्यूशन कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। ओजोन गैस इज रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लिविंग एन एस्टिमेटेड 290 million ton of carbon uncaptured each year। न्यू रिसर्च के अंदर ये शो किया गया है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ग्रोथ को ओजोन गैस कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रही है, और एस्टिमेटेड 290 मिलियन टन ऑफ कार्बन अनकैप्चर किया जा रहा है इसकी वजह से। इट कैलकुलेट्स दैट ग्राउंड लेवल ओजोन रिड्यूस न्यू ईयरली ग्रोथ इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बाय 5.1% ऑन एवरेज। न्यू प्लांट जो ये फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, ग्राउंड लेवल के जो ओजोन है वो उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं 5.1% एवरेज के हिसाब से रिड्यूस कर रही है। द इफेक्ट इज स्ट्रोंगर इन सम रीजन्स। दिस रिसर्च कैन एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर द ओजोन susceptibility of tropical tree species and incorporated the result into a computer model of global vegetation। यहाँ पर बस इस आर्टिकल के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन था कि ओजोन पॉल्यूशन किस तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रोथ को रिड्यूस करने का वर्क करता है। और बिकॉज ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि हमें हार्मफुल सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो रेडिएशन होते हैं ये हमारे लिए स्किन कैंसर, आइज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट ओजोन जो होता है ये पॉल्यूशन को भी इंक्रीज कर सकता है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है और ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2 होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।